लगातार बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जो पोलिंग है वो चल रही है और इसका अपडेट क्या है ये जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुरभि लगातार मौजूद हैं। सुरभि, क्या जानकारी है? बिल्कुल आयुष, मैं आपको ये बड़ी खबर इस वक्त की बता देती हूँ। ये खबर लखनऊ से एक बार फिर से सामने आ रही है, जहां पर मोहनलालगंज विधानसभा ये जगह बताई जा रही है जहां पर ईवीएम मशीनें खराब होने की खबर सामने आई है। इससे पहले जैसे कि गोमती नगर में ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आई थी, इस बार मोहनलालगंज विधानसभा में ईवीएम मशीन खराब हुई है। बूथ संख्या 432 पर ईवीएम खराब हुई है। मशीन करीब 20 मिनट तक खराब रही और फिर सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बूथ पर पहुंच करके मशीनों को सही करवा दिया है, यानी कि 20 मिनट लंबा इंतजार करना पड़ा मतदाताओं को। जय शुक्ला का रुख कर लेते हैं। जय, क्या जानकारी है? ईवीएम एक बार फिर से खराब हुई है? बिल्कुल, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ का जो मोहनलालगंज विधानसभा है वहां पर जो सत्यनारायण इंटर कॉलेज निगोहा का जो पोलिंग स्टेशन बना है वहां पर पोलिंग मशीन कुछ समय के लिए खराब हुई थी। हम इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं और तुरंत सेक्टर मजिस्ट्रेट पहुंचे हैं और उसको सही करा दिया गया है। दोबारा से फिर से मतदान शुरू हो गया है। जी आयुष। जय, किस तरीके का रुख वहां पर मतदाताओं का देखने को मिल रहा है? चूंकि लगातार आप पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, लोगों से भी आप बातचीत कर रहे हैं, मतदाताओं का रुझान क्या दिख रहा है और कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, इसको भी अपडेट करें। बिल्कुल, अगर हम यहाँ के पोलिंग स्टेशन की बात करें, जिस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये निगोहा का सत्यनारायण इंटर कॉलेज है जो पोलिंग स्टेशन बना है और इसको आदर्श बूथ के रूप में बनाया गया है, मॉडल बूथ के रूप में बनाया गया है। यहाँ पर सुबह 7 बजे से ही भारी संख्या में मतदाता आ रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। महिलाएं और पुरुषों का अनुपात लगभग बराबर देखने को मिल रहा है। इस वक्त भी हमारे पीछे आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे यहाँ पर किस तरह से सजाया गया है और तमाम जागरूकता का अभियान भी चलाया जा रहा था शुरू से ही, ताकि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर मतदाता पहुंचे। और पीछे हम पुलिस फोर्स भी दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर महिला पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है लगातार सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए और तमाम मतदाता यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर वो वोट करने जा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दीक्षित। ये बताइए कि इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, आपके क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं आप? सबसे बड़ी सुरक्षा, सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास, बस। अच्छा, इस महापर्व का कब से आपको इंतजार था और आज ये महापर्व आया, तो किस तरह से इसका प्रयोग करेंगे? सुबह 5 बजे उठ के नहा के पहले पूजा की, उसके बाद फिर मतदान के लिए सबको। बिल्कुल जय, देखिए आप लगातार बात करते रहिएगा, मैं आपके पास दोबारा से वापस लौटूंगा, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी सुरभि मौजूद है, उनके पास कुछ जानकारी है। सुरभि, ओवर टू यू। बिल्कुल आयुष, मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि इस बार उन्नाव से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और उन्नाव में बताया जा रहा है कि मोहान विधानसभा में मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। साथ ही मिर्जापुर आजी गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। थाना अध्यक्ष बीडीओ ग्रामीणों को समझाने में लगातार जुटे हुए हैं। जिला अधिकारी को मौके पर बुलाने पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। दबाव बनाकर के वोट जलवाने के प्रयास से फिलहाल ग्रामीण भड़के हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कुछ मांगे रखी जा रही है ग्रामीणों की तरफ से, लेकिन अभी तक वो इस जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक वो जिला अधिकारी से बातचीत नहीं कर लेते तब तक वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर नहीं जाएंगे और इसी वजह से वो मतदान का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। यह खबर आपको उन्नाव से दे रहे हैं, जहां पर मोहान विधानसभा में मतदान का बहिष्कार ग्रामीणों की तरफ से करते हुए देखा जा रहा है। आयुष, तो बिल्कुल उन्नाव में मोहान विधानसभा में मतदान का बहिष्कार किया गया है और अब देख रहे हैं आपकी किस तरह से आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मिर्जापुर आजी गांव की तस्वीर है। तो थाना अध्यक्ष और सभी बड़े अधिकारियों ने समझाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर जो मतदान है उसका बहिष्कार किया जा रहा है। अब जिलाधिकारी को बुलाने पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। कुछ वहां के डिमांड्स भी हैं, इसके अलावा दबाव बनाकर के उनसे मतदान करवाया जा रहा था, ये आरोप भी ग्रामीण लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि यहां पर जिला प्रशासन इसको किस तरह से हैंडल करता है। तो बड़ी और अहम जानकारी है मिर्जापुर अजी गांव, ये गांव का नाम है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर जो मतदान है उसका बहिष्कार किया जा रहा है। हालांकि तस्वीरें कुछ पहले की हैं, जब वहां पर पहुंचे हुए थे अधिकारी और उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी फिलहाल वहां पे मतदान का बहिष्कार हो रहा है। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है, जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, ये यहाँ पर मतदान का बहिष्कार इसलिए हो रहा है क्योंकि जो यहाँ पे लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे जो सड़कें हैं, जो पुल है, वो नहीं बना हुआ है। लोगों को गाँव में
नदी को क्रॉस करके जाना पड़ता है। हालांकि एक बांस का पुल अभी प्रशासन द्वारा टेम्परेरी बनाया गया था। जब यहाँ पे बाढ़ का असर था तो उस समय पर यह वादा किया गया था कि जल्द से जल्द पुल तैयार किया जाएगा, लेकिन उस नदी पर पुल तैयार नहीं किया गया, जिसको लेकर वहाँ के स्थानीय लोग जो है वो यहाँ पर आज विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं कि हम मतदान नहीं करेंगे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं, एसडीएम वहां पहुंचे हुए हैं, लोगों को मान मनोबल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक काफी समय बीत गया। प्रशासन ने जो वादा किया था कि हम जल्द से जल्द वहां पे पक्का पुल तैयार करेंगे, तो पक्का पुल तैयार न होने के कारण लोग वहां पर अपने मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। जी चलिए गौरव, शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं लगातार जो मतदान है वहां पे बहिष्कार भी किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह की तमाम जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक एक पोलिंग बूथ पर इस समय क्या स्थिति है ये भी हम आप तक अपडेट करते रहेंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी इसका विश्लेषण करते चलते हैं। एक बार फिर से दोनों अपने जो मेहमान है उनका रुख कर लेते हैं। राजीव रंजन जी राजनीतिक विश्लेषक और सत्येंद्र सिंह जी भी राजनीतिक विश्लेषक, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र जी, मैं आपके पास वापस आता हूं, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी बीच में। विश्लेषण कैसे करेंगे इसका, एक तो फोर्थ फेज का, और अगर पहले का ट्रेंड हम लोग देखें तो क्या कुछ आपको लग रहा है इस बार? देखिए, जो 3 चरण के अभी तक चुनाव हो चुके थे उसमें जो 172 सीटों के लिए जो पार्टियां थी वो आपस में अपनी कंटेस्ट कर रही थी और उनका जो भाग्य है उम्मीदवारों का वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद भी हो गया है। लेकिन जो 172 सीटें जो पीछे थी उसमें से 140 सीटें जो थी वो भाजपा को मिली थी और 33 सीटें ही विपक्ष के पास में रही थी। तो इस बार जो पूरा ट्रेंड अगर हम पश्चिम में देखें तो एक काफी हद तक, क्योंकि उनको अपना पूरा पश्चिम का जो गढ़ है तो सपा को अपनी साख बचाने के लिए उनको जरूर वहां पे चाहिए होगा, तो उन्होंने पूरी ताकत वहां पे झोंक दी है। और अगर हम ट्रेंड की भी बात करें तो ये मान के चलिए कि जो भी वहां पे पहले 3 चरण पे जो भी बढ़त लेके चलता है उसको फिर आगे ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। लेकिन इस बार का जो पूरा वोटिंग का जो पैटर्न हम देख रहे हैं, पूरा बनाम पश्चिम का जो चल रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, अवध और इधर के आगे हम बढ़े, और पश्चिम की अगर हम बात करें इसमें 2 अलग अलग जगहों पे ये बन रही हैं, और जो पश्चिम का है वो पूरब का है। इन दोनों में कौन ज्यादा सीटें निकल के आता है, एक तरह से इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है। दूसरी बात ये भी देखिएगा कि जो पीछे के जो इलेक्शंस हुए, ये जो अभी वोटिंग हुई है इस साल में, कि 2 चरणों की तरह तीसरी चरण में भी आप देखना 2% वोट कम पड़े हैं, लेकिन जिस जगह पे यादव बाहुल्य क्षेत्र जहाँ पे है वहां पे औसत से 2% ज्यादा मतदान है। तो इसको हम सपा के हक में कहीं ना कहीं मान सकते हैं। और जहाँ पे मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पे भी औसत से ज्यादा मतदान की खबरें आई, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा के विरोध में हो सकता है कि लोगों ने वोट किया हो, सपा के गठबंधन में पॉजिटिव गया हो। और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम ये भी पाते हैं कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि वो सीटों का शतक लगा सकते हैं, तो यहाँ तक का तो समीकरण ऐसे दिखता हुआ प्रतीत। लेकिन इसके बाद में जब हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं जहाँ से अब हमारे इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, इधर में जो खासतौर से जो आपका गोरखनाथ मंदिर की हम बात कर रही है, अयोध्या के मंदिर की हम बात करते हैं, ये सारी चीजों की हम बात करते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यहाँ से जो है वो पोलराइजेशन जो है वो रिवर्स पोलराइजेशन पे काम करेगा, और यहाँ से बीजेपी का जो प्रमुख गढ़ इधर ही रहा है तो वो एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज अगर निकल के आता है तो डेफिनेटली भाजपा के लिए एक अच्छा कॉन्टेस्ट देने के लिए मौका मिल सकता है। राजीव जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुद्दे आपको क्या लग रहा है हिट क्या कर रहा है? विपक्ष जिन बातों को उठा रहा है, चाहे महंगाई की वो बात करता हो, बेरोजगारी की वो बात करता हो, या अन्य विषयों को लेकर के जो विपक्ष आया है, उसका काउंटर अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से प्रेजेंट कर रही है कि हमने कानून व्यवस्था को बेहतर कर दिया है, या कुछ ऐसी वेलफेयर की स्कीम है जो एक खास तबके तक पहुंची हैं, कोरोना काल जिसका बहुत बड़ा इशू लगातार जो ऑपोजिशन है बना रहा है, उसको इस तरह से काउंटर कि उसी कोरोना काल में हमने इतने लोगों को राशन दिया, आपको लग रहा है कि ये चीजें हिट कर रही हैं, या जातीय समीकरण इन सब के ऊपर आपको भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? कैसे आकलन करेंगे इसका आप? आयुष जी, देखिए, इस पूरा जो ये चुनाव चल रहा है तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर के जो मुद्दे हैं तो इस पे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। कानून व्यवस्था निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारों से ठीक हुई है, और इस पे एक भारतीय जनता पार्टी को एज है। इसके साथ साथ कोरोना के काल में जो प्रबंधन हुआ, निश्चित तौर पर इतनी बड़ी महामारी थी, पूरे इस देश में अव्यवस्था हुई, पूरे दुनिया में अव्यवस्था है,
उसके बावजूद जो सरकार ने प्रबंधन किया, प्रबंधन प्रशंसनीय रहा। और इसके साथ साथ जाति मुद्दे, स्थानीय मुद्दे तो हमेशा रहते हैं और अंत में चुनावों में आके जाति मुद्दे ही हावी हो जाते हैं और ये सब बातें पीछे छूट जाती हैं। तो इस पूरे रीजन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई ऐसा माहौल नहीं है। अब कहीं कहीं पे लोकल स्थानीय मुद्दे विधायकों के खिलाफ हो सकते हैं, लोकल पार्टी के खिलाफ हो सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन इस पूरे रीजन में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सत्येंद्र जी, क्योंकि एक तो हम लोग ये भी मानते हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाले इलाके हैं। दूसरी चीज जो बात राजीव जी कह रहे हैं कि देखें यहां पर अभी ऐसा कोई बड़ा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, यानी कि इशारा उनका इस तरफ है कि कोई वोट और ऐड होता हुआ समाजवादी पार्टी के साथ नहीं दिख रहा। जो उनके सपोर्टर हैं या फिर उनका जो कोर वोट बैंक है वही समाजवादी पार्टी को शिफ्ट हो रहा है। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज यह भी है कि अगर हम देखते हैं 59 में से 51 सीटें, तो क्या आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी नहीं है क्योंकि इन्हीं में से ये जो 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां पर नहीं जीती थी, उसमें भी जीत हार का जो मार्जिन था वो बहुत कम था। यानी कि ये हो सकता है कि जो सीट है उसमें कुछ शिफ्ट हो जाए, कोई जीती हुई सीट हार जाए और कोई हारी हुई सीट जीत जाए, इसलिए यहां से भारतीय जनता पार्टी को आप एज मिलता हुआ या उसको आपको लग रहा है कि मजबूत स्थिति उसकी आपको नजर आ रही है, या आपको लग रहा है कि चुनौती है या फाइटिंग पोजीशन में आपको दिख रही है कि समाजवादी पार्टी यहां पर कुछ बेहतर कर सकती है इस वाले फेज में भी? करूंगा कि जो अभी पीछे मैं बात कह रहा था कि जब हम रविवार तक पूरे इलेक्शंस के ट्रेंड को देखें और जो 16 जिलों में 59 सीटों पे अगर हम देखें तो करीबन 60% से थोड़ा सा कम वोट पड़े थे। जबकि अगर हम यादव लैंड कहे जाने वाले 8 जिलों की अगर हम बात करें तो 29 में से 23 सीटों के ऊपर देखें तो 2% से ज्यादा वोट पड़े हैं और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी वोट ज्यादा पड़े हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम इन आंकड़ों पे कहीं ना कहीं बात करें तो ये हम महसूस कर रहे हैं कि जो जिसको परंपरागत रूप से हम मानते हैं कि वो सपा को वोट करता है, उनका वोटिंग परसेंटेज वो बाहर निकल के ज्यादा वोट दे रहे हैं। यानी कि कहीं हम ये मानते हैं कि पश्चिम के क्षेत्रों में जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक टफ कॉन्टेस्ट है, जहाँ पर की जो एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है सपा का, उनके गठबंधन का, वो एक जगह कहीं खुल के सामने आ रहा था। दूसरी तरफ आप अपने विकास और सारे पैरामीटर्स वहाँ पर हाईलाइट करते हुए, क्योंकि जितना विकास आपने देखा बुंदेलखंड में देख लिया, वहाँ पे पानी की व्यवस्थाओं से लेके, सड़कों से लेके, फ्लाईओवर से लेके, जेवर एयरपोर्ट से लेके बहुत सारे विकास के कार्य हुए। तो इन दोनों के बीच में, लेकिन हाँ, किसान का जो मुद्दा था वो कुछ जिलों में जरूर उसका असर थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो वो पश्चिम की जब हम बात करते हैं तो वहां पे एक बहुत टफ कॉन्टेस्ट है, क्लोज कॉन्टेस्ट है। लेकिन जब हम पूरब की तरफ बढ़ने की बात करते हैं, जब यहाँ से हम ईस्टर्न यूपी की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जैसे मैंने कहा था कि परंपरागत तौर पे ये सीटें यहाँ पर ज्यादातर भाजपा के लिए निकल के आती हैं। और दूसरी एक और इंटरेस्टिंग बात है कि क्योंकि हम इस कॉन्टेस्ट में पहले देखते रहे हैं कि जो कांग्रेस की, बसपा की, इनका एक अच्छा खासा वोट शेयर होता रहता था। पीछे आप इलेक्शन में देखें, जब से 2014 की बात करें तो थोड़ा सा उनकी जरूर अच्छी खासी सेंध पड़ी है, बट अपना जो उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो ये जान रहा है कि ये सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं किसी तरह से। तो अगर वो नहीं आ रहे हैं तो वो वोट किसको दे? बिल्कुल बिल्कुल सत्येंद्र जी, जो बात आपने कही इस चर्चा को मैं यहीं से थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा एक छोटे से। चलिए, इस बीच हमारे सहयोगी रजनीश स्वतंत्र सिंह के साथ खास बातचीत कर रहे हैं, सुनवाते हैं। भारतीय जनता पर गांव को सीसी सड़कें, 4 लेन 6 लेन की सड़कें, जो विश्व में सड़कें थी आज हिंदुस्तान में सड़कें अच्छी हैं। 70 साल से कच्चा मकान उसका था, पक्का मकान बनवाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। पानी के लिए लोग तरसते थे, पानी मिलता नहीं था। आज 30,000 ग्राम पंचायतों में पानी पहुंचा है, सभी घरों में पानी पहुंचाना है, सभी गरीबों को खुशहाल रखना है। ये बड़े आदमियों के घर में शौचालय होता था, गैस का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन, आज झोपड़पट्टी से दलित का पक्का मकान बना, सभी को खुशहाली हो रही है। और कोरोना महामारी में भी महीने में 2 बार अन्न देने का किसी ने काम किया तो मोदी योगी सरकार ने किया है। इसलिए जनता जनार्दन मन बना चुकी है, पहले से तय कर चुकी है कि हमें मोदी योगी को वोट देना है। अंतिम सवाल ले लेते हैं। मायावती जी ने मतदान करके उन्होंने अखिलेश यादव पे खासे हमलावर रही, लेकिन आपके पार्टी के चढ़क के गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने थैंक यू भी बोला। देखिए, सभी राजनीतिक दल अपने अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं भी अपने को लेकर जनता समाज के बीच में केंद्र की 7 साल की योजनाएं, राज्य की 5 साल की योजनाओं को लेकर, हम मोदी सरकार की और योगी सरकार की योजनाओं को लेकर जनता जनार्दन के बीच में, और जनता जनार्दन उस योजनाओं को विश्वास करती है। उसके विश्वास के आधार पर हमें वोट मिलता है, क्योंकि राजनीति का पैटर्न बदल चुका है।
पहले अब नहीं, अब जो ईमानदार नेतृत्व जिसके पास रहेंगे उसी को जनता जनार्दन पसंद करती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वतंत्र देव जी थे। उन्होंने कहा कि 4th फेज में ही भी हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे और वो निश्चिंत है कि 2022 में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे ब्रेकिंग सेंटर का। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुरभि मौजूद है। सुरभि, क्या जानकारी है? आज एक बार फिर मैं आपको ये बड़ी जानकारी दे दूं। दरअसल लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां पर मध्य विधानसभा में ईवीएम मशीन खराब हुई है और एक बार फिर से ये बताया जा रहा है कि लखनऊ के एक इस बार अलग पोलिंग बूथ पर यानी डालीबाग स्थित बूथ संख्या 301 पर मशीन खराब हुई है। 30 मिनट तक मतदाता परेशान नजर आए। मशीन खराब होने से देरी से मतदान शुरू हुआ है तो 30 मिनट तक मतदाताओं को परेशान होना पड़ा और यहां पर इंतजार करना पड़ा। 30 मिनट के बाद ईवीएम मशीनों को दुरुस्त किया गया जिसके बाद से मतदान यहां पर शुरू किया गया, यानी कि देरी से यहां पर मतदान शुरू किया गया है। तो मशीन एक बार फिर से लखनऊ में खराब हुई है और इस बार लखनऊ मध्य विधानसभा में ईवीएम मशीन खराब हुई। डालीबाग ये जगह बताई जा रही है। डालीबाग स्थित बूथ संख्या 301 पर मशीनें खराब हुई है। तो मशीनें खराब होने की लगातार खबर सामने आ रही है और ईवीएम मशीनों में फिर से एक बार गड़बड़ी देखी जा रही है। चलिए, सुबह ठीक है। 7 बजे से ही लंबी कतारों में लोग और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं। राजीव जी हमारे साथ हैं, सत्येंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद है। सत्येंद्र जी, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी और जो बात आप कह रहे थे कि जो चैलेंजेस हमको वेस्ट में दिख रहे थे वो आते आते पूरब तक जब पहुंचेंगे तो उसको बहुत कुछ हम देखेंगे कि वो फुलफिल हो जाएंगे या वो जो डेंट वहां पर लग रहा है उसकी भरपाई इस वाले रीजन से हो जाएगी। तो क्या यह संभव है कि यहां पर हो सकता है कि सीटों का भी कुछ आंकड़ा हो सकता है बढ़ता हुआ या घटता हुआ कुछ इस तरह से हमको नजर आए? देखिए, जो सीटें पूरब में इनको मिली है उस वोट में बढ़ोतरी की संभावनाएं तो बहुत कम हो जाती हैं, लेकिन हाँ, कम ना हो या कम हो तो 10% से ज्यादा की सीटें कम ना हो तो एक अच्छा खासा फाइट यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन जब हम पूरब की बात करें, जब जो ये चौथा चरण और उसके आगे के चरण के इलेक्शंस यहाँ पर होंगे उसमें हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो कांग्रेस तो खैर कहीं टक्कर में नहीं दिख रही है मेरे हिसाब से, लेकिन यहाँ पर जो सपा है और जो बहुजन समाज पार्टी है ये और इनका भाजपा के साथ कॉन्टेस्ट है, क्योंकि इधर भी आप देखें तो एससी बाहुल्य क्षेत्र इधर से काफी निकल के आता है। 2017 के विधानसभा परिणामों की देखें तो भाजपा को 93, समाजवादी पार्टी को 9 सीटें मिली थी और बसपा के खाते में 8 सीटें आई थी। समाजवादी और बसपा काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था और अन्य की 5 था। लेकिन अगर हम इसमें और नहीं सत्येंद्र जी, इसीलिए मैंने कहा ना, देखिए इसमें हमको 2 सीटें कांग्रेस की दिखती हैं इसी वाले फेज में, 2 सीट कांग्रेस की, 2 सीट बसपा की। बहुजन समाज पार्टी अभी हमको दिख नहीं रही कि उस तरह से या उस एक्टिव मोड में है। एक तो वो उनके वोट बैंक को कहां शिफ्ट किया जा रहा है, वो कहां शिफ्ट हो रहा है, ये भी एक सवाल है। दूसरा, कांग्रेस की जो 2 सीट हमको इस रीजन में दिखती है वो दोनों ही इस बार भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं और दोनों ही बड़े चेहरे हैं। इसलिए मैंने कहा कि क्या ये आंकड़ा जो 51 का हमको टैली में दिख रहा है ये हो सकता है कि बढ़ जाए? नहीं, देखिए इसमें 2 चीजें समझने की बात है कि जो ये भी इलेक्शन इस चौथे चरण में हो रहा है इसमें 4 कद्दावर नेता आपके पास केंद्र में है भाजपा से। राजनाथ सिंह जी का है, स्मृति ईरानी जी अमेठी से है, इसके अलावा मोहनलालगंज से कौशल किशोर भी है। और सत्येंद्र जी, मैं आपको एक बार रोक रहा हूं बीच में। अभिषेक मिश्रा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। देश में फर्स्ट पास द पोस्ट का सिस्टम है तो जीत गए, वो एक अलग बात है। उसको अगर उनको बंगाल नहीं याद आ रहा है तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से याद आ जाए। अगर उनको दिल्ली नहीं याद आ रहा है तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से याद आ जाए। और मैं ये भी चाहूंगा कि कुछ दिन रुक जाइए, उत्तर प्रदेश भी इसी लिस्ट में जुड़ेगा जो कि उनको याद रहेगा कि यहां चौका छक्के का नंबर ही नहीं, बीच में बहुत सारे क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई कल रात, रीता बहुगुणा जोशी जो बीजेपी की एमपी हैं, उनके बेटे अखिलेश यादव से मिले। जी, व्हाट्स कुकिंग प्रोफेसर? It's not, the question is not what's cooking, the question is what's not cooking. भारतीय जनता पार्टी में अगर लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा, आज इज्जत नहीं मिल रही, जिन लोगों ने पार्टी के लिए किया, मेहनत की, आप बताओ, एक व्यक्ति चले ईश्वर को वो हो गया, स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह साहब क्या, वो गवर्नर थे, उनका बेटा क्या सांसद था, उनका पोता कैबिनेट मंत्री था उत्तर प्रदेश का, या इंडिपेंडेंट चार्ज मंत्री थे उत्तर प्रदेश में। ये क्या परिवार राजनीति दिखाई पड़ा? डिफेंस मिनिस्टर का बेटा नहीं दिखाई पड़ा, गोंडा में विधायक और सांसद की जोड़ी नहीं दिखाई पड़ी, और उसके बाद ये आपसे सवाल पूछते हैं। तो मैं, ये तो कहने वाली बात है ना कि हमारे यहां आप देखेंगे समाजवादी पार्टी में अगर जो फाउंडर का फैमिली है, बाकी तो पार्टी सबकी होती है, लेकिन जो फाउंडिंग फैमिली, कोई ना कोई तो कुछ भी शुरू करता ही करता है, तो उसमें से अगर आज कोई एक आदमी लड़ रहा है तो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव लड़े, बाकी दूसरा कोई नहीं लड़ा परिवार का। तो परिवारवाद आज अगर है तो 403 सीटों में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जिनको टिकट दिया है, लगभग 300 लोग वही लड़ रहे हैं जिनका परिवार राजनीति में पुराना है।
सर मायावती ने भी इल्जाम ये लगाया समाजवादी पार्टी और भाजपा पे भी, जो पूर्व की सरकारें रही हैं, कि उन्होंने जनरेट नहीं किया रोजगार और यूथ माइग्रेट किया और फोर्स किया उसको माइग्रेट करने के लिए। कैसे देखते हैं इस आरोप को, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आरोप नहीं है। हमको आपको ये समझना होगा कि सामाजिक व्यवस्था जो है, हमको उस पर काम करना पड़ेगा। आपको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स पे काम करना पड़ेगा, आपको इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स पे काम करना पड़ेगा, एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि अमेरिका में रोड्स बहुत अच्छी हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अमेरिका डिड नॉट बिल्ड रोड्स, रोड्स बिल्ड अमेरिका। रोड तो अभिषेक मिश्रा को आप सुन रहे थे, एक छोटे से